आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो चैप्टर 2 है उपभोक्ता का संतुलन, इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। और अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो उस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप इजी वे से उस वीडियो तक पहुँच सकें, उन वीडियोज़ तक आप पहुँच सकें और समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। उपभोक्ता का संतुलन। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंज्यूमर की, उपभोक्ता की। हमने माइक्रो मैक्रो दोनों में डिफरेंस देखा था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयाँ जैसे कि एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक बाजार, एक फर्म, एक मजदूर आदि। और समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक स्तर की जो समस्याएं हैं, देशीय स्तर की, जैसे कि बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, वो कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम देख रहे हैं कि जो सेकंड चैप्टर है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करना है कि एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर अपनी संतुष्टि को अधिकतम कैसे करता है, कैसे अपनी सीमित आय को खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि ले पाएगा, उसे हम कहते हैं उपभोक्ता का संतुलन। तो कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कौन कौन से नियम हैं, सिद्धांत हैं, मॉडल हैं, जो बताते हैं कि उपभोक्ता अपने किस प्रकार अपने संतुष्टि को किस प्रकार से अधिकतम कर सकता है, उसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ बेसिक अवधारणाएं हैं, वो हमें यहाँ पर समझना जरूरी होगी। तो सबसे फर्स्ट उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता का व्यवहार किसे कहते हैं? हम यहाँ पर उपभोक्ता के संतुलन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मतलब उपभोक्ता या वह स्थिति जब उपभोक्ता अपनी सीमित आय के रहते हुए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है तो उसका व्यवहार क्या होगा, किस प्रकार से अपनी आय को खर्च करेगा विभिन्न वस्तुओं सेवाओं पर, जिससे कि वह अधिकतम संतुष्टि ले पाए। तो उपभोक्ता का व्यवहार क्या है? उपभोक्ता व्यवहार से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें उपभोक्ता यह चुनाव करता है कि वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किस प्रकार से व्यय करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। अभी मैंने आपको बताया कि उपभोक्ता का व्यवहार का मतलब ये है कि किस प्रकार से उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं सेवाओं पर खर्च करेगा, जिससे कि उसको संतुष्टि अधिक से अधिक मिल सके। उसका व्यवहार क्या होगा उस वक्त, यानी जब उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है तो किस तरीके से करता है, क्या व्यवहार होता है उसका, वो कहलाता है यहाँ पर उपभोक्ता का व्यवहार। फिर बात आती है कि उपभोक्ता के व्यवहार की मान्यता। हम यहाँ पर पूरा चैप्टर में कंज्यूमर के बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो कुछ मान्यता हमने यहाँ पर ली है। मान्यता क्या है? एक सामान्य रूप में हम देखें तो एक उपभोक्ता बहुत सारी वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करता है। बहुत सारी वस्तु सेवाएं होती है। वह मोबाइल का उपयोग भी करता है, वह टीवी का उपयोग भी करता है, बाइक का उपयोग भी करता है, कार का उपयोग भी करता है, साइकिल का उपयोग भी करता है, आइसक्रीम जो है उसका उपभोग भी करता है, टॉफ़ी का उपयोग भी करता है। तो बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग करता है, उनका उपयोग करता है। तो सभी वस्तुओं को हम लेंगे, उनका अध्ययन हम यहाँ पर करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। सरलता के लिए, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए, सरलता के लिए, कि हम जो उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं उसको अच्छे से समझ पाएँ, उस मॉडल को, उस सिद्धांत को अच्छे से समझ पाएँ। तो सरलता के लिए हमने ये माना है कि यहाँ पर उपभोक्ता सिर्फ 2 वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। कितनी? सिर्फ 2, एक्स और वाई, 2 वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, या फिर वस्तु 1 और वस्तु 2। अगर हम यहाँ पर 2 वस्तुओं को लेते हुए अध्ययन करेंगे तो उसकी स्टडी, उसका अध्ययन अच्छे से कर पाएंगे। ज़्यादा वस्तुओं को लेंगे तो अध्ययन करना इतना सिंपल नहीं होगा, ठीक है। तो उपभोक्ता के व्यवहार की मान्यता क्या है कि सामान्यतः उपभोक्ता बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करता है, परंतु किसके लिए? सरलता के लिए। सरलता के लिए माना गया है कि उपभोक्ता सिर्फ 2 वस्तुओं, कौन कौन सी? एक तो वस्तु 1 और वस्तु 2, सिर्फ वस्तु 2 वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। ये हमने यहाँ पर मान्यता ली, ताकि जो भी सिद्धांत, जो भी नियम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। फिर उसके बाद आता है कि उपभोक्ता कौन है। हम यहाँ पर उपभोक्ता के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वास्तव में उपभोक्ता होता कौन है? आप और हम सभी उपभोक्ता हैं, परंतु अर्थशास्त्र की भाषा में उपभोक्ता किसे कहेंगे? वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। अथवा उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है। कौन है? आर्थिक एजेंट। अब आर्थिक एजेंट कौन होते हैं? जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, वो सभी आर्थिक एजेंट कहलाते हैं। आर्थिक निर्णय किस सेंस में
कि अपनी आय को या अपने पास पड़े धन को, अपने पास पड़ी मुद्रा को, अपने पास पड़े पैसे को किस प्रकार से खर्च करना है, जो निर्णय लेते हैं उसे हम आर्थिक एजेंट कहते हैं। तो उपभोक्ता भी एक आर्थिक एजेंट ही है। वह वस्तुओं सेवा का उपभोग तो करता है, परंतु उसके बदले में वह उसकी कीमत अदा करता है, अपनी आय को खर्च करता है। तो उसे निर्णय लेने होते हैं, आर्थिक निर्णय लेने होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर उसको हम कहते हैं आर्थिक एजेंट। तो उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है। ठीक है। फिर एक उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य को लेकर उपभोक्ता अपनी आय को खर्च करता है। तो उसका उद्देश्य आपको पता है, यहाँ पर हम सभी उपभोक्ता हैं। हम जो भी पैसा खर्च करते हैं अपने माइंड में क्या रखते हैं कि हमने जो आय खर्च की है उससे अधिक संतुष्टि मिले। तो वही उपभोक्ता का भी यहाँ पर उद्देश्य हो गया। तो उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य सीमित आय से संतुष्टि को अधिकतम करना होता है। ओके। तो अब उपभोक्ता के संतुलन के बारे में हम अध्ययन करना है। तो उपभोक्ता के संतुलन को गणनावाचक विश्लेषण तथा क्रमवाचक विश्लेषण की सहायता से समझा जा सकता है। हमें यहाँ पर उपभोक्ता के संतुलन को देखना है। उपभोक्ता का संतुलन अभी मैंने आपको बताया, वह स्थिति जिसमें उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे। तो वह स्थिति में पहुंचेगा कैसे, उस संतुलन स्थिति में कैसे जाएगा, कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन सिद्धांत हैं। तो सामान्यतः दो थ्योरीज हैं, दो विश्लेषण हम यहाँ पर उपयोग में लाते हैं। पहला है गणनावाचक विश्लेषण और दूसरा है क्रमवाचक विश्लेषण। गणनावाचक विश्लेषण क्या है, क्रमवाचक विश्लेषण क्या है, इनके बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में आगे स्टडी करते हैं। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट लेते हैं हम गणनावाचक विश्लेषण। तो गणनावाचक विश्लेषण का प्रतिपादन मार्शल, पिगू जैसे नव क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया है। ध्यान रखना, मार्शल और पिगू इसमें मैंने, इनके अनुसार उपयोगिता मापनीय है, इसकी गणना की जा सकती है और इसे यूटिल में अभिव्यक्त कर सकते हैं। यूटिल में इसको अभिव्यक्त करते हैं, मापनीय है। ठीक है। अब ये कैसे हैं, क्या है, डिटेल में अपन देखते हैं। जैसे कि कोई उपभोक्ता किन्हीं दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं उपभोक्ता वस्तु X और वस्तु Y, दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। अगर X का उपभोग करता है तो उसे जो संतुष्टि मिल रही है वह संतुष्टि है 10, और वस्तु Y का उपभोग करता है तो उसे मिलती है 8। ठीक है। तो हमने क्या माना कि यहाँ पर उपयोगिता क्या है, किसी भी वस्तु, डिटेल में आगे समझेंगे, शॉर्ट में बताता हूँ। उपयोगिता किसी वस्तु और सेवा के उपभोग करने से जो हमें संतुष्टि मिल रही है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। अगर X का उपभोग किया जा रहा है तो 10 मिल रही है, Y का उपयोग किया जा रहा है तो उसे 8 मिल रही है। तो अब ये जो 10 और 8 जो मिल रही है इसको हमने मापा है, तभी तो हमने यहाँ पर लिखा है। इसलिए यहाँ पर गणनावाचक विश्लेषण माना है कि उपयोगिता मापनी है, उपयोगिता को मापा जा सकता है। यदि उपभोक्ता ने X वस्तु का उपभोग किया तो उसे 10 मिली है, Y वस्तु का उपभोग किया तो उसे यहाँ पर 8 मिली है। अब ये 10 और 8 है क्या है, संतुष्टि उपयोगिता है। ये 10 और 8 जो इकाई है वो कहलाती है यूटिल। क्या कहते हैं हम इसे, यूटिल। जैसे कि आपने सफर किया है तो सफर को आप किलोमीटर में दर्शाते हैं, आप अपने शरीर के वजन को, बॉडी वेट को किस में बताते हैं, किलोग्राम में, जो भी लिक्विड है उसका लीटर में बताते हैं। तो यहाँ पर जो संतुष्टि मिल रही है उस संतुष्टि को जो हम बताते हैं वो जो इकाई है वो इकाई है यूटिल। तो हम क्या बोलेंगे कि यदि उपभोक्ता ने X वस्तु का उपभोग किया तो उसे 10 यूटिल उपयोगिता मिली, और यदि उसने Y वस्तु का उपयोग किया तो उसे यहाँ पर 8 इकाई यूटिल जो है उससे उपयोगिता मिल रही है। ओके, 8 यूटिल जो उससे उपयोगिता प्राप्त हो रही है। आगे बढ़ते हैं। तो देखें नोटिफिकेशन, यदि आपको यह चैनल आपके लिए काम का लगता है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। यानी लग रहा है कि आपको ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, लग रहा है कि बहुत अच्छा है, वीडियो बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपके काम के हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक जरूर करें। ठीक है, अपना वोट जरूर दें। अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। गणनावाचक विश्लेषण में सुधार हेतु अथवा इसके वैकल्पिक विश्लेषण के रूप में प्रोफेसर J.R. हिक्स और प्रोफेसर R.G.D. एलन ने 1934 में क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किया। देखिए यहाँ पर 1934 में J.R. हिक्स और R.G.D. एलन ने गणनावाचक विश्लेषण के बेटरमेंट के रूप में और इसको परिष्कृत किया और इसको अच्छा बनाया
और उस विश्लेषण को क्रमवाचक विश्लेषण के रूप में प्रदान किया 1934 में। ध्यान रखिएगा, J.R. हिक्स और R.G.D. एलन ने। वो क्रमवाचक विश्लेषण क्या है, हम उसके बारे में गणनावाचक विश्लेषण का जब अध्ययन कर लेंगे, बाद में उसका अध्ययन करेंगे आगे इस चैप्टर में। अब हम यहाँ पर लेते हैं उपयोगिता विश्लेषण अथवा गणनावाचक विश्लेषण क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने गणनावाचक विश्लेषण प्रस्तुत किया तथा बताया कि उपयोगिता मापनीय है। उनके अनुसार उपयोगिता को वस्तुओं के लिए अदा की गई कीमत के रूप में मापा जा सकता है तथा उपयोगिता को अंकों के रूप में जैसे 1, 2, 3, 4 आदि के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। वही बात है जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि उपयोगिता को एक मापनीय माना है, उपयोगिता को मापा जा सकता है और उसको 1, 2, 3, 4, 15, 20 आदि अंकों में बताया जा सकता है। ठीक है। और किसी भी वस्तु की उपयोगिता कम या ज्यादा है, वह उपयोगिता निर्भर करती है उस वस्तु के लिए अदा की गई कीमत पर। यदि आपने X वस्तु के लिए 10 रुपये दिए हैं और Y वस्तु के लिए यदि आपने 50 रुपये व्यय किए हैं, अदा किए हैं, तो जाहिर है आपके लिए Y वस्तु की उपयोगिता अधिक होगी और X वस्तु की उपयोगिता कम होती है। जनरली हम बाजार में यही देखते हैं। एग्जांपल लें हम मोबाइल का, सपोज कीपैड और एक टच स्क्रीन फ़ोन, दो फ़ोन को हमने लिया। कीपैड फ़ोन की प्राइस कम होती है क्योंकि उसकी उपयोगिता कम है, आप जानते हैं फंक्शन बहुत कम होते हैं। और एक टच स्क्रीन फ़ोन है, उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने टच स्क्रीन फ़ोन के लिए कीमत ज़्यादा अदा की है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा उपयोगी है। और एक कीपैड फ़ोन जो है उसके लिए आपने कम कीमत अदा की है, तो जनरली आपके माइंड में उसकी उपयोगिता भी बहुत कम होती है। ठीक है। तो कुल मिलाकर मार्शल ने जो गणनावाचक विश्लेषण प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने उपयोगिता का आधार माना है उस वस्तु की कीमत को। यदि आपने वस्तु की कीमत ज़्यादा अदा की है तो उसकी उपयोगिता भी ज़्यादा होगी, और यदि आपने किसी एक वस्तु के लिए कम कीमत अदा की है तो उसकी उपयोगिता भी यहाँ पर कम होगी। ठीक है। तो कुल मिलाकर उपयोगिता मापनीय है, उपयोगिता को मापा जा सकता है, उसको अंकों में लिखा जा सकता है, अंकों में लिखने के बाद उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कीमत ज़्यादा है Y की तो उपयोगिता भी यहाँ पर ज़्यादा होगी। देखते हैं हम यहाँ पर कि X वस्तु का उपयोग किया था, 10 रुपये उसने अदा किए, तो उसको यहाँ पर 20 यूटिल उपयोगिता प्राप्त हो रही है। Y वस्तु का उपभोग कर रहा है, उसने उसके लिए 50 रुपये अदा किए थे, तो उसको यहाँ पर मिल रही है 60 यूटिल उपयोगिता, 60 यूटिल उपयोगिता। तो यहाँ पर X के लिए कम कीमत अदा की थी तो X की उपयोगिता कम है, Y की कीमत ज़्यादा अदा की थी तो Y की उपयोगिता यहाँ पर अधिक है। ओके। तो आई होप आपको अच्छे से इसमें समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा है, शॉर्ट रिकैप देखते हैं वापस। स्टार्टिंग किया था कि उपभोक्ता का व्यवहार किसे कहते हैं। ठीक है। उपभोक्ता के व्यवहार की मान्यता क्या है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है, उपभोक्ता के संतुलन की जो गणनावाचक विश्लेषण क्या है, और क्रमवाचक विश्लेषण, दो जो विश्लेषण है उसमें स्टार्ट किया था गणनावाचक विश्लेषण, उसके बारे में डिटेल में देखा कि इसका इंट्रोडक्शन देखा डिटेल में, तो आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे अपन। और 1934 में जो क्रमवाचक विश्लेषण जो R.G.D. एनल और हिक्स ने दिया था वो गणनावाचक विश्लेषण के बेटरमेंट के रूप में था। फिर उपयोगिता विश्लेषण या गणनावाचक विश्लेषण क्या है उसको हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था, इसके बाद में स्टार्टिंग देखी थी। अब आगे आने वाले वीडियो में उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे। तो आई होप इस चैनल के साथ बने रहेंगे ताकि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, क्लास 12 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, थ्योरीज हैं, टॉपिक्स हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, नहीं लगा डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए, फ्रेंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार जी, बाय बाय।